हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक अगेन। हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि किस तरीके से अपन डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड रिजिडिटी क्राइटेरिया, और हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करते वक्त कहा था कि सॉम इज अ गेम ऑफ अजम्पशंस, और उस सेशन में मैंने आपसे कहा था कि सही समय आने पे मैं आपको अजम्पशंस सॉम के बताऊंगा। ठीक है, सो आज वो सही समय है। सो हमें क्या बात करनी है? व्हाट आर द assumptions of strength of material, assumptions of strength of material। सॉम की क्या assumptions होते हैं? सो बेसिकली हमारे सॉम के 5 assumptions है। पहला assumption मतलब आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, सीक्वेंस का कोई इश्यू नहीं है। तो मटेरियल इज आइसोट्रोपिक होमोजेनस। मटेरियल कैसा होना चाहिए? आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस। ओके, सेकेंड assumption is Hooke's law is valid। पूरी सॉम में हम Hooke's law को वैलिड मानते हैं। तीसरा assumption, बार इज प्रिज्मेटिक। ओके, बार या बीम या बॉडी हमारी प्रिज्मेटिक है। ठीक है। फोर्थ assumption इज लोड इज स्टैटिक। लोड कैसा होना चाहिए? लोड होना चाहिए स्टैटिक। एंड द लास्ट assumption इज सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड। सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड। सो बेसिकली ये है हमारे 5 assumptions। हमारे 5 assumptions क्या कहते हैं बेटा? कि मटेरियल कैसा होना चाहिए? आइसोट्रोपिक, होमोजेनस, हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, बार प्रिज्मेटिक होनी चाहिए, लोड स्टैटिक होना चाहिए, और सेल्फ वेट हमारा निग्लेक्ट होना चाहिए। राइट? ठीक है। अब ध्यान से इस बात को समझेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट के assumptions होते हैं, ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन में जो कि सॉम का क्वेश्चन होगा तो बार बार ये assumptions आपको लिख के नहीं देगा। ठीक है, ये assumptions आपको बार बार लिख करके नहीं देगा। जैसे अगर आपको याद हो, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन किया था हमने लास्ट सेशन में। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने कहीं सेल्फ वेट नहीं लिया। क्यों लिया था सेल्फ वेट? नहीं लिया। क्या हमें ऐसा इस क्वेश्चन में बोला है कि सेल्फ वेट मत लो? नहीं, बोला भी नहीं है। तो सर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये अजम्पशन है सॉम का। ये क्या है? हमारा सॉम का अजम्पशन है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जब तक वो खुद से ना कहे कि सेल्फ वेट कंसीडर करो, आपको कंसीडर नहीं करना। ठीक है। सिमिलरली यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि हुक्स लॉ इज वैलिड, बट जैसे ही आप ये बात समझ में आती है आपको कि ये सॉम का क्वेश्चन है, तो बाय डिफॉल्ट हुक्स लॉ इज वैलिड बिकॉज इट इज अ प्राइम अजम्पशन ऑफ सॉम। ठीक है, हमने इस मटेरियल को आइसोट्रोपिक होमोजेनस माना हुआ है। ठीक है, आपको सर पता नहीं चला लेकिन हमने किया है, अब इसका मतलब समझेंगे। ठीक है। लोड हमने स्टैटिक माना। लोड के बारे में कुछ कहा है कि ये स्टैटिक है कि कैसा है? जब भी कुछ नहीं कहा तो स्टैटिक माना। क्यों? बिकॉज दिस इज द अजम्पशन ऑफ सॉम। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर इनके बारे में कुछ अदरवाइज ना कहा गया हो, मतलब जैसे आपने ये देखा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये क्या है, तो कई लोगों के मन में उछल के आ रहा होगा कि सर ये कैंटिलीवर बीम है। तो नहीं, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम तब होती जब मैं इसके ऊपर लोड लगाता कुछ इस प्रकार का। तो जब तक मैं लोड ना लगाऊं तब तक बीम नहीं कहना, बार नहीं कहना। ठीक है, बीम क्या होती है? बीम होती है वो स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि शियर लोड्स, ट्रांसफर शियर लोड्स पे सब्जेक्टेड होते हैं, या फिर बेंडिंग मोमेंट्स पे सब्जेक्टेड होते हैं, या दोनों पे सब्जेक्टेड होते हैं। तो अनलेस लोड ना बनाया जाए तब तक बीम है, बार है, शाफ्ट है, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है। अब मैं ये समझता हूं कि हम सब ने जब भी सॉम पढ़ी होगी तो इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी देखा होगा। ठीक है, इसका एसएफडी बनाया होगा, बीएमडी बनाया होगा। आगे आने वाले समय में हम भी इसका एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे।
ठीक है। लेकिन एक बात को आपको मेंशन देना चाहता हूं कि जब भी हमने लाइफ में ये क्वेश्चन सॉल्व किया या आगे भी कभी करेंगे, कभी सेल्फ वेट नहीं लेते, ठीक है, कभी सेल्फ वेट नहीं लेते, कभी सोचते भी नहीं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि इट इज द अजम्पशन ऑफ सॉम, ठीक है। तो इनके बारे में जब तक कुछ ना कहा जाए आप यही चीज मानते चलोगे। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन, ठीक है। ये आप सब लोगों को ये बात की सेंस समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, जरा इन अजम्पशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। तो जब मैं बोलता हूं बार इज प्रिज्मेटिक, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इसका क्या मतलब होता है? बार इज प्रिज्मेटिक। इस प्रिज्मेटिक शब्द का क्या मतलब है? तो प्रिज्मेटिक शब्द से बेटा हमारा मतलब होता है, प्रिज्मेटिक शब्द से हमारा मतलब होता है कि हमारी बार की जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ। तो हमारी पूरी लेंथ में जो क्रॉस सेक्शन है अगर वो कांस्टेंट है तो हम इसे प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कि हमारी बार प्रिज्मेटिक है। जैसे लास्ट सेशंस में हमने ये क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। हमने कुछ इस प्रकार की बॉडी को डिजाइन किया था, राइट। हमने कुछ इस प्रकार की बॉडी को डिजाइन किया था, थोड़ा सा इधर बना लेता हूं, है ना। कुछ हमने इस तरीके की बॉडीज को डिजाइन किया था, है कि नहीं? ठीक है। तो प्रिज्मेटिक का क्या मतलब हुआ? जैसे अगर आपको याद हो तो हमने एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखी थी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इस पूरी लेंथ में देख रहा हूं और ये डायमीटर d है, तो इस पूरी लेंथ में किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं देखूंगा, इस पूरी लेंथ पे कहीं पर भी मैं देखूं, कितनी क्रॉस सेक्शंस यहां पे ऐसे सेक्शंस काटे जा सकते हैं? तो इनफाइनाइट। इस पूरी लेंथ में ऐसे तो इनफाइनाइट सेक्शन है ना। अब किसी भी सेक्शन पे देखूं तो मुझे डायमीटर d ही मिलने वाला है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलने वाली है। तो इसको अपन कहते हैं प्रिज्मेटिक। इसको अपन क्या कहते हैं? प्रिज्मेटिक। जैसे अगर आपसे मैं मान लो बोलूं कि फाइंड द स्ट्रेस, या इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं। सो इफ the stress in a body, if a stress in a body is 100 megapascal and the load on this body is, and the load on the body is 10 किलोन्यूटन, फाइंड इस एरिया। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको एरिया निकालना है। कोई फिगर नहीं बना, कुछ नहीं बना, कोई फिगर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे? आप कहोगे कि सर हमें पता है कि स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। अब कोई फिगर नहीं बनी हुई है, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट क्या मान लिए कि स्ट्रेस है हमारी 100 मेगापास्कल, ये है 10 × 10⁻³ अपॉन एरिया। तो मतलब क्या है कि आपने अपने आप ही प्रिज्मेटिक मान लिया है। आपने ये मान लिया है कि इसकी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट कांस्टेंट है, राइट बेटा, थ्रू आउट कांस्टेंट है ना। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहता हूं, हम सिविल इंजीनियर्स हैं, हम बीम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, है ना, कंक्रीटिंग करते हैं। तो जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो क्या अगर हम एक बीम बनाए हैं तो वो हर जगह से उसकी क्रॉस सेक्शन एग्जैक्टली सेम होगी? क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, मतलब हम रियलिटी से थोड़ा सा दूर है ना। एग्जैक्टली प्रिज्मेटिक नहीं बना सकते, खासकर सिविल इंजीनियरिंग में जहां पे टॉलरेंस ज्यादा होती है ना। तो जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, कॉलम बनाते हैं, है ना, तो डेफिनेटली कुछ वेरिएशंस होती हैं, डेफिनेटली कुछ वेरिएशंस हमारी क्रॉस सेक्शन में आती है, मतलब हम रियलिटी से थोड़ा दूर हैं। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं यहां पे ये भी जस्टिफाई करना चाहता हूं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज क्यों जरूरी था, है ना, थोड़ा रियलिटी से दूर है। और क्या है सर? सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड। व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड? तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, बताओ ये क्या है,
अब किसी ने ये नहीं सोचना कि सर ये बीम है, अनलेस लोड ना लगाया जाए। जब तक लोड ना लगे तब तक बीम नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी जस्ट बॉडी है। ठीक है, अभी मान लो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल बॉडी फिट कर दी। ठीक है, मान लो इसका नाम रख देते हैं राहुल। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक राहुल नाम की बॉडी लगा दी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अब अगर आपको इस बीम को, क्या क्या है यहाँ पे, बीम है, ये सपोर्ट है और ऊपर राहुल है। तो जब आप बीम डिजाइन करोगे, हम क्या बोल रहे हैं कि सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड। हमारा प्राइम अजम्पशन क्या है? सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड। तो हमारा प्राइम अजम्पशन क्या है बेटा? हमारा प्राइम अजम्पशन क्या है? तो हमारा प्राइम अजम्पशन क्या है? सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड। तो मतलब क्या है कि जब हम बीम को डिजाइन कर रहे हैं, बीम को डिजाइन करते वक्त हम केवल राहुल का वेट लेंगे, बीम के खुद का वेट नहीं लेंगे, क्योंकि सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड। ठीक है, सिमिलरली जब हम इन सपोर्ट का डिजाइन करेंगे, सपोर्ट को डिजाइन करेंगे, तो हम बीम का लोड लेंगे, राहुल का लोड लेंगे, सपोर्ट के सेल्फ वेट को निग्लेक्ट करेंगे। मतलब जिसको भी आप डिजाइन कर रहे हो उसके खुद के वेट को आपने कंसीडर नहीं करना होता है। उसके ऊपर जो भी लोड एक्सटर्नल है, हमें उन्हें कंसीडर करते हुए डिजाइन करना होता है। ठीक है, अगेन क्या आपको लगता है कि हम रियलिटी से थोड़ा दूर हैं? बिल्कुल सही बात है सर, थोड़ा रियलिटी से दूर लगता है, क्योंकि जो भी कंपोनेंट आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, उसका खुद तो सेल्फ वेट होगा। भाई आपने निग्लेक्ट कर दिया, लेकिन भगवान ने तो सबको थोड़ा सा वेट दिया हुआ है। ठीक है, हम 6वीं 7वीं 8वीं में जब पढ़ते हैं मैटर के बारे में, तो हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी मैटर है इस दुनिया में, ठीक है, MATTER, ठीक है, कोई भी मैटर है, नो मैटर वो कितना छोटा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी है, तो उसका कुछ सेल्फ वेट होता है। ठीक है, और यहां तो बढ़िया बीम है ना, बढ़िया कॉलम है, राइट, खूब सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपने सेल्फ वेट नहीं लिया, लेकिन भगवान ने उसे निग्लेक्ट नहीं किया। थोड़ा सा रियलिटी से आप दूर हुए। अगेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की नीड मैं कुछ हद तक जस्टिफाई आपको करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हुक्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, एक और assumption क्या है? हुक्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, तो हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ के बारे में कुछ हद तक हमने लास्ट सेशन में बात कर ली थी। क्या था हुक्स लॉ? अब आप इसको थोड़ा सा और मैं आपको कुछ चीजों का और इसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो हुक्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, हुक्स लॉ के बारे में लास्ट सेशन में बात हुई थी कि करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इस बात को मत भूलिएगा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हुक्स लॉ वैलिड होता है। सो हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहां से अपन क्या कहते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, shear stress is proportional to shear strain. Volumetric stress is proportional to volumetric strain. Right? Volumetric stress is proportional to volumetric strain. अब जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? बल्क मॉडुलस। ठीक है, क्या आ जाता है? बल्क मॉडुलस। तो भैया ये क्या है? इसका नाम है यंग्स मॉडुलस, और इसको कभी कभी हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी हम इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, ठीक है, इसको अपन जी को क्या कहते हैं भाई? ये जो जी है हमारा, ये जी है हमारा शियर मॉडुलस। इसको अपन क्या कहते हैं? शियर मॉडुलस कहते हैं, या फिर कभी कभी अपन इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। और ये के क्या है जी? ये के क्या है हमारा? ये के क्या है? ये के हो गया हमारा बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसको अपन क्या नाम देंगे? इसको अपन नाम देंगे बल्क मॉडुलस का। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये जितनी बातें हैं ये याद रखिएगा कि कहां तक वैलिड होती हैं? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
ये सारी बातें वैलिड है विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस बात को मत भूलिएगा, बहुत बार इसके ऊपर मैंने जोर डाला है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आप देखोगे कि इसी बात को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर ये बेसिकली ई, जी एंड के, हमें 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स यहां पे देख रहे हैं। एक होता है ई, एक होता है जी, एक होता है के, और इसके अलावा एक और होता है पॉइजन रेशियो। उसकी बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सर ये ई, जी और के दिखाने की क्या कोशिश करते हैं? ये ई, जी और के दिखाने की क्या कोशिश करते हैं? तो ये ई, जी, के बेसिकली हमको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई मटेरियल किसी प्रकार की लोडिंग में किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, आपको ये बात पता होगी कि ये सारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ई की, तो स्टील के लिए यंग्स मॉड्यूलस, आपने क्वेश्चंस भी अभी देख रहे थे, लगभग 200 जीपीए होता है। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए हमारा जो यंग्स मॉड्यूलस होता है, कास्ट आयरन के लिए हमारा जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो लगभग होता है हमारा 100 जीपीए के करीब, और एल्यूमिनियम का जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो लगभग 75 जीपीए के आसपास होता है। ठीक है, सो हर मटेरियल का थोड़ा यंग्स मॉड्यूलस वेरी करता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है। तो बेसिकली ये यंग्स, एंड सेम फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो बेसिकली ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या दिखाते हैं? ये इस बात को प्रेजेंट करते हैं कि जब हमारी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का लोड लगता है, जैसे नॉर्मल लोड लगता है या शियर लोड लगता है या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस आती हैं, तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, उसके इलास्टिक रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन कांस्टेंट्स का यूज करते हैं। तो इन कांस्टेंट के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कांस्टेंट है जिसका नाम होता है पॉइजन रेशियो। तो गाइस मेरा म्यू थोड़ा अच्छा नहीं बनता है, ठीक है, बल्कि एक तरीके से कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी मेरी गलत है, लेकिन आई होप कि आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेटा म्यू है, याद रखेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, ये हमारा म्यू है। ठीक है, एक्चुअली म्यू की स्पेलिंग भी ये नहीं है, म्यू होता है हमारा MU। ठीक है, म्यू। ठीक है, सो ये है बेटा हमारा म्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आई होप कि आप इसके साथ मैनेज कर लेंगे। तो ये म्यू क्या है? इस म्यू को अपन बोलते हैं पॉइजन रेशियो। ये म्यू क्या है बेटा? ये म्यू है हमारा पॉइजन रेशियो। ओके, पॉइजन रेशियो। तो बेसिकली ये पॉइजन रेशियो दिखाता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, सो अगर हमारे पास, मान लीजिए हमने लास्ट सेशन में भी इस बॉडी को देखा था, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है। ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है? बॉडी है, और इसके ऊपर हमेशा के तरीके से मैंने लोड लगाया है P। ठीक है, मैंने लोड लगाया है P। तो एक काम करते हैं, यहां से अपन इसके ये हटाते हैं, चलो, है ना। ठीक है, सो यहां पर भी मैंने एक लोड लगा दिया, मान लो P। ठीक है, तो सपोर्ट हटा दिया। सपोर्ट होता तो भी ये P आता, क्योंकि रिएक्शन आता, है ना, है ना। तो क्योंकि रिएक्शन आता, थोड़ा सा बढ़िया सुंदर बनाता हूं जरा। अब एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ठीक है, अगर इस बॉडी के ऊपर कुछ लोड लग रहा है कुछ इस प्रकार का, तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी, इस लेंथ में क्या चेंज आएगा? इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होने वाली है? इसकी लेंथ हमारी बेटा क्या होने वाली है? इसकी लेंथ हमारी क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। यस और नो बेटा? इसकी लेंथ हमारी कुछ इंक्रीज होने वाली है, राइट माय डियर, है ना। और जब इसकी लेंथ में इंक्रीज होगा तो आई होप कि हम सब ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस बात को फील कर सकते हैं कि इसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन में डिक्रीज होगा। ठीक है, नॉर्मली जब हम इस बात को देखते हैं, जब आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हो, उसे इस तरीके से खींचते हो, पुल करते हो, टेंशन लगाते हो, तो वो लंबी होती है, लेकिन उसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन रिड्यूस होती है, लंबी होती है, पतली होती है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है कि इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है। तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी यहाँ पे इस तरीके की है। ठीक है, एक बॉडी मेरे पास यहाँ पे इस तरीके की है, और अगर मैं इसके ऊपर जो लोड लगा रहा हूं, मान लीजिए वो कंप्रेसिव लगा दूं, दबाव लगाऊं, ठीक है, लोड इस तरीके से लगाऊं,
और मान लेता हूं इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो L है। तो जब मैं इस तरीके से लोड लगाऊंगा तो इस बॉडी में क्या होगा बेटा, ये कंप्रेस करेगी। कंप्रेस करेगी मतलब क्या करेगी कि इसकी जो लेंथ होगी वो हमारी कुछ कम हो जाएगी, इसकी जो लेंथ होगी वो कुछ कम हो जाएगी, और इसकी डायमीटर जो है वो बढ़ जाएगा, इसकी डायमीटर जो है बढ़ जाएगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ठीक है, अगर हमारे लोड लगने की डायरेक्शन में जो डायमेंशन है अगर उसका इंक्रीज हो रहा है तो इसकी लेटरल डायमेंशन में, इसकी लेटरल डायमेंशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसकी लेटरल डायमेंशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। और कितना डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, ये बात हमारा पॉइजन रेशियो हमको दिखाता है। तो बेसिकली पॉइजन रेशियो क्या है, ये होता है माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जब मैं केवल एप्सिलॉन लिख रहा हूं तो ये एप्सिलॉन मेरा क्या है, ये है मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये है मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पॉइजन रेशियो क्या दिखाता है, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और ये सर माइनस साइन क्या दिखाता है, तो माइनस साइन इस अपोजिट टेंडेंसी को दिखाता है। क्या अपोजिट टेंडेंसी है हमारी, अगर आपकी एल डायमेंशन यानी लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन इंक्रीज कर रही है तो लेटरल डायमेंशन डिक्रीज कर रही है ना। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल डायमेंशंस के इस अपोजिट ट्रेंड को, इस अपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस माइनस साइन का यूज करते हैं। तो बेसिकली पॉइजन रेशियो भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी में ही आती है। तो किसी बॉडी पे अगर आप लोड लगाते हो तो उस लोड की वजह से उसकी लेटरल डायमेंशंस में कितना चेंज आता है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन पॉइजन रेशियो का यूज करते हैं। तो इस वजह से मैंने इस इलास्टिक प्रॉपर्टी को भी यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इन्हें सबको अपन क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जो किसी मटेरियल के किसी प्रकार के लोड लगने पे उसके इलास्टिक रिस्पॉन्सेस को, इलास्टिक बिहेवियर को समझाती है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पॉइजन रेशियो के बारे में बहुत वास्ट बात होनी है, ठीक है, तो हम आगे के सेशंस में इसके बारे में बात करेंगे। अभी थोड़े से अजम्पशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट अजम्पशन क्या था कि लोड इज स्टैटिक, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। लोड इज स्टैटिक। सो व्हाट डू वी मीन बाय स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड से हमारा क्या मतलब होता है, तो स्टैटिक लोड से हमारा मतलब होता है विच डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जो लोड हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करते हैं उन्हें हम स्टैटिक लोड बोलते हैं, ठीक है, उसे हम स्टैटिक लोड बोलते हैं। तो सर लोड स्टैटिक ना हो तो और किस प्रकार का हो सकता है, तो हम लोड को पूरी तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, कि कितने प्रकार के लोड होते हैं और किस तरीके से उन लोड को एक दूसरे से डिफरेंस करके अपन समझ सकते हैं। सो लोड इज स्टैटिक, मतलब वो लोड जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते उन्हें हम स्टैटिक लोड बोलते हैं। और अगर लोड के बारे में कुछ ना बोले तो आप उसको स्टैटिक मानोगे, क्योंकि दिस इज द अजम्पशन टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर ये क्या है, क्या है ये बताओ, तो आप में से किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि कैंटिलीवर है अनलेस मैं लोड ना लगाऊं। तो चलो अब लोड लगा देता हूं। नाउ यू कैन कॉल इट कैंटिलीवर। अब आप इसको कैंटिलीवर बोल सकते हैं। तो इस लोड के बारे में कुछ नहीं बोला, इस लोड के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि लोड हमारा स्टैटिक है, क्योंकि दिस इज द अजम्पशन टू सॉम। तो जब भी लोड के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम उसको स्टैटिक मानेंगे, हम मानेंगे कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। और ये तो हमने पहले भी बात की थी कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी लोड 100% स्टैटिक होना थोड़ा सा रेयर है, ठीक है, थोड़ा सा रेयर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। सो वी आर अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द रियलिटी, हम रियलिटी से थोड़ा दूर होते हैं। और इस बात से फिर से आपको
फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जस्टिफिकेशन मिला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर व्हाट डू वी मीन बाय मटेरियल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस। तो इसके लिए हमें मतलब समझना होगा सबसे पहले आइसोट्रोपिक का और फिर होमोजेनस का। तो किस तरीके के मटेरियल को हम आइसोट्रोपिक कहते हैं? देखिए कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस डेफिनेशन में, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, एक मटेरियल है मेरे पास और मैं कह रहा हूं कि मटेरियल आइसोट्रोपिक है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? तो इस मटेरियल में कितने सारे पॉइंट्स हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मटेरियल में हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट है, लाखों करोड़ों पॉइंट है, राइट? है ना, लाखों पॉइंट है ना। इस मटेरियल में हमारे पास कितने पॉइंट है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, जब मैं किसी मटेरियल को आइसोट्रोपिक चेक कर रहा हूं तो मुझे लाखों पॉइंट नहीं देखते, मुझे सिर्फ एक पॉइंट देखना है। मतलब एक कोई पॉइंट पकड़ लीजिए, ये एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने। ठीक है, ठीक है। तो जब भी आइसोट्रोपिक देखोगे तो सबसे पहले किसी पॉइंट को फिक्स करोगे। ठीक है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर आप इलास्टिक प्रॉपर्टी कोई भी देखो तो वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में देखने पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो हम किस तरीके से आइसोट्रोपिक मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं? सो हम कह सकते हैं अ मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक, a material is said to be isotropic if at a given point it has direction independent it has direction independent properties. What do we mean by independent? Independent से क्या मतलब होता है भैया? जो डायरेक्शन चेंज होने के साथ चेंज ना करे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि प्रभाव ना पड़े, उस चीज पे डिपेंड ना करे। तो किसी पॉइंट पे मैं किसी भी डायरेक्शन में देखूंगा तो इलास्टिक प्रॉपर्टी अपनी सेम मिलेगी। ठीक है, तो सर अगर पॉइंट बदल दे तो क्या होगा? तो पॉइंट बदल दोगे तो क्या होगा भैया? इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। बस इस पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, पुराने वाले से चेंज कर जाएगी, बट इस पॉइंट पे जहां भी देखोगे तो सेम रहेगी। ठीक है, ठीक है। एट अ गिवन पॉइंट, ध्यान रखिएगा कि हम गिवन पॉइंट पे अगर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं तो हम उसे आइसोट्रोपिक बोलते हैं। सर पॉइंट और बदल दूं तो यहां देखो तो यहां देखूंगा तो क्या होगा? इलास्टिक प्रॉपर्टी बाकी किसी पॉइंट से चेंज्ड होगी, बट इस पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में सेम होगी। और जब मैं ई के बारे में बात करता हूं तो सेम फॉर जी ऑल्सो, सेम फॉर के ऑल्सो। ठीक है, आई होप आइसोट्रोपिक का मतलब हम सबको समझ में आ गया होगा। तो सर होमोजेनस का क्या मतलब होता है? अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर होमोजेनस का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन इज सेम। जब मैं क्लासेस में होमोजेनस वर्ड का यूज करता हूं और बच्चों से बोलता हूं कि बेटा जवाब दो, तो बच्चे कहते हैं सर केमिकल कंपोजिशन इज सेम। और इस पे मैं कहता हूं हम केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है। सॉम के हिसाब से होमोजेनस का क्या मतलब है? तो सॉम के हिसाब से होमोजेनस का मतलब है, अब अगेन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इस मटेरियल में कितने पॉइंट है? तो इस मटेरियल में आप कहोगे कि सर इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट है, यहां भी है सर एक पॉइंट, यहां भी है, 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 ऐसे अनेकों अनेक पॉइंट है, ऐसे अनेकों अनेक पॉइंट है। अब अगर मैं किसी डायरेक्शन को फिक्स करूं, ठीक है, पीछे मैंने क्या किया था? मैंने पॉइंट फिक्स किया था। यहां पे मैं क्या फिक्स करूंगा? मैं डायरेक्शन को फिक्स करूंगा। तो डायरेक्शन को फिक्स करूंगा मतलब क्या है? मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में मैं किसी भी पॉइंट पे देखूंगा, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारी सेम होगी। मतलब होमोजेनस में क्या होता है
कि भैया किसी गिवन डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने पे किसी भी पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहती है। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्शन बदलूंगा, मान लो मैंने डायरेक्शन ये कर दी, ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे देखूंगा, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी, है ना, लेकिन इस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे जाने पे सेम रहेगी, मतलब दूसरी डायरेक्शन से डिफरेंट होगी, बट इस डायरेक्शन में हर पॉइंट पे सेम होगी। सो आई होप आपको होमोजेनस का भी मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनस, होमोजेनस। हम एक मटेरियल को होमोजेनस कब कहते हैं? अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनस इफ इलास्टिक properties in a given direction, is same throughout the मटेरियल। मतलब एक गिवन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने पे कहीं पर भी विद इन द मटेरियल आप देखो, अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम मिल रही है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? होमोजेनस बोलते हैं। और हमारा अजम्पशन क्या है? तो हमारा अजम्पशन है कि मटेरियल इज बोथ आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस। आइसोट्रॉपिक भी है, होमोजेनस भी है, आइसोट्रॉपिक भी है एंड होमोजेनस भी है। तो मतलब क्या है कि हमारे सॉल्व में जब दोनों है, आइसोट्रॉपिक भी है और होमोजेनस भी है, मतलब किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी डायरेक्शन में देखो, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम। किसी भी पॉइंट पे देखोगे, किसी भी डायरेक्शन में देखोगे, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलती है। और यही वजह है कि जब आप एक सॉम का क्वेश्चन करते हो तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इलास्टिक प्रॉपर्टी गिवन की जाती है। जैसे हमने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी की केवल एक ही वैल्यू दिख रही थी। और नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉम के हेड में करते हो तो आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी, चाहे वो ई, जी हो, के हो, म्यू हो, उनकी एक ही वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, उसकी एक ही वैल्यू आपको मिलती है। सो लास्ट सेशन में बेटा हमने ये क्वेश्चन किया था, देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी की एक ही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने इसको आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस माना हुआ है। सो गाइस, मुझे लगता है कि आपको दोनों आइसोट्रॉपिक, होमोजेनस, दोनों का मतलब समझ में आया होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, और किसी मटेरियल के आइसोट्रॉपिक और होमोजेनस दोनों होने के मायने भी समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छा मेरी बात को गलत इंटरप्रेट मत करना, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो मटेरियल होमोजेनस है वो आइसोट्रॉपिक भी होगा और जो मटेरियल आइसोट्रॉपिक है वो होमोजेनस भी होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सर आप ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे वुड है ना, लकड़ी, जो वुड होता है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाइज प्रॉपर्टी होमोजेनस होती है, लेकिन वो आइसोट्रॉपिक नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो होमोजेनस है बट इट इज नॉट आइसोट्रॉपिक। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड। सेकेंडली हम रियलिटी से अगेन थोड़ा सा दूर है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो 100% आइसोट्रॉपिक बिहेवियर रखता हो या 100% होमोजेनस बिहेवियर रखता हो। ठीक है, नियर टू आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस बिहेवियर कुछ मटेरियल्स के हो सकते हैं। ठीक है, और हमने अजम्पशन क्या माना? हमने अजम्पशन माना कि मटेरियल इज परफेक्टली आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, हमने क्या माना कि मटेरियल हमारा परफेक्टली आइसोट्रॉपिक है एंड होमोजेनस है, जो वास्तविकता या कंप्लीट रियलिटी नहीं है। तो अगेन रियलिटी से, प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा दूर है। और यहां से फिर से मैं आपको एक दलील, है ना, वकील की तरीके से फिर से दूंगा कि भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का
इस्तेमाल करना या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करना क्यों जरूरी है। ठीक है, सो आज के सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स हमने सॉम के अजम्पशंस की बात की है। इन सारे अजम्पशंस के बारे में एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। हुक्स लॉ को थोड़ा सा और समझा है, पॉइजन रेशियो को आपने सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किया है, प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, लोड इज स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में बातें की है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम और इवैल्यूएट करेंगे हुक्स लॉ को और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में और ज्यादा बातें करेंगे। इसको मैथमेटिकली देखेंगे कि हमने जो इलास्टिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हैं ई, जी, के एंड म्यू, इनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं और उन रिलेशंस के बेस पे हम गेट के क्वेश्चंस या ईएससी के क्वेश्चन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में गाइस इतना ही, आपसे फिर से मिलता हूं इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत न्यूमेरिकल होने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।